बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद और सूबाई असम्बली टूटने के बाद से जारी सियासी बहरान थमेगा या मज़ीद बढ़ेगा? इस कड़े लम्हे में सूबे की चाबी मिलने का मौका आ गया है। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए जो सियासी कशमकश जारी है, आज वो ख़त्म हो जाएगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज निगरान वज़ीर आला के नाम का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी से इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि कोई नाम अपोजिशन का हुआ तो उसे हम कबूल नहीं करेंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ ये भी कह चुकी है कि इस मामले को लेकर हम अदालत भी जाएंगे। और आज मियां असलम इकबाल ने अपने नामों के हवाले से क्या कहा कि जो नाम तहरीक इंसाफ ने दिए हैं वो किस तरह से मेरिट पर और न्यूट्रल हैं, ये देख लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास आज रात तक का वक्त है और इतलात ये आ रही हैं कि तमाम मेंबरान जो हैं वो पहुंच चुके हैं और सब ने मिलकर फैसला करना है कि कौन पंजाब का निगरान वज़ीर आला होगा। इस पर पैनल पर अपनी राय लेंगे हसन रज़ा साहब, साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हसन, आपकी जानिब आएंगे। काफ़ी देर से ये खबरें चल रही हैं, हम सुन रहे हैं कि मेंबरान जो हैं वो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनने में आ रहा है कि इजलास शुरू नहीं हुआ। क्या वजह है, इजलास अभी तक शुरू हुआ क्यों नहीं? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज सुबह तमाम इमरान को कहा कि पहले तो उनका ये प्लान था कि 4 बजे इजलास बुलाया जाएगा, फिर 6 बजे का प्लान रखा गया, फिर और तमाम इमरान क्योंकि कोई जो है वो आउट ऑफ सिटी थे, लेकिन आज सुबह जो मेरी इतलात हैं कि वहाँ पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान बातचीत हुई और तमाम तर जो नाम तजवीज़ किए गए थे उनको सामने रखा गया। और आईनी पहलू भी उस इजलास में सामने ये आया है कि क्या पहले जो नाम जो गवर्नर पंजाब की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन से मांगे गए थे उसमें क्या मखसूस टाइम में रद्दोबदल किया गया या उसी वक्त में दिया गया, या जब पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया उस वक्त ये मामले में तब्दीलियाँ लाई गई। उस वक्त उन पहलुओं को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक से भी रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि आप हमें जो पहले नाम आए थे वो भी नाम तजवीज़ करें और जो बाद में आपने तजवीज़ किए वो भी भिजवाया जाए। लेकिन उन्होंने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। अब बताया जा रहा है कि 7 बजे इजलास शुरू होना था, मेरे ख्याल में हो चुका होगा। अब इस इजलास में तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। आईनी जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं उसमें वो उनकी हदूद है, उस हदूद से वो बाहर नहीं जा सकती। उन्होंने उस हदूद में ही हसन, माजरत आपकी बात कट कर रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आपके सामने भी हैं, आवाम के सामने भी हैं, उन्हें देखते हुए और सबका प्रोफाइल देखते हुए आप क्या समझते हैं कि आपके तज्जिए के मुताबिक, आपकी खबरों के मुताबिक कौन सा नाम आज सामने आएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, वो अगर इलेक्शन कमीशन का या चीफ इलेक्शन कमीशन का एक का तो फैसला नहीं होगा, अलबत्ता 5 मेंबरान, पांचों का मुश्तरका तौर पे कोई फैसला सामने आएगा। उसमें वो तमाम जो कैंडिडेट होंगे उनका जायजा लिया जाएगा, प्रोफाइल चेक की जाएगी। मेरी नज़र में दो जो मोहसिन रजा नकवी साहब और नवीद अकरम चीमा साहब के नाम पर ज्यादा जो है वो गौर किया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि मोहसिन रजा नकवी जो है वो एक मुस्बत उनका किरदार है, इसी तरह नवीद अकरम चीमा साहब का भी बहुत अच्छी शोहरत है। तो अब दोनों में से जो भी होगा इसमें इत्तफाक करना चाहिए। अमूमन हमने देखा कि निगरान वजीर आला पंजाब के लिए खास तौर में पंजाब में अगर इसको हम सियासी बसीरत के पैमाने में देखें तो हमें ऐसे लगता है कि शायद पंजाब की सियासत जो है वो इस मामले से मादूम होती दिखाई दे रही है। हमने हसन, आपने 2 नाम दे दिए, मुझे इजाजत दीजिए मैं साद रसूल साहब के पास आऊं। साद रसूल साहब, जैसा कि हसन ने अभी बात की कि जाहिर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, बाकी मेंबरान होंगे, तो सभी जो है मिलकर फैसला करेंगे और किसी एक नाम पर इत्तफाक करेंगे। वो नाम अगर होता है ऑपोजिशन का, जैसा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन का नाम हुआ किसी कैंडिडेट का तो वो इसे नहीं मानेंगे। अगर तहरीक इंसाफ के एतराज़ की बात करें तो उन्हें एतराज़ पूरे इदारे पर तो नहीं है, जिसका इज़हार वो खुद भी कर चुकी है। एतराज़ तो किसी एक शख्स पर है, जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तहरीक इंसाफ लेती भी है। तो वैलिड होगा तहरीक इंसाफ का इस टाइम पे ये एतराज़ करना? ज़ाहिर है एक इदारे के पास आईनी और कानूनी इख्तियार है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो कोई भी नाम सिलेक्ट करेगा। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये कानूनी और आईनी इख्तियार मौजूद है।
हमारे सिस्टम को के अंदर जो एक प्रोसीजर लिखा गया जिसके थ्रू ये कम से कम इमेजिन किया गया कि इस प्रोसीजर के थ्रू जो नाम आएगा वो गैर जानिबदार होगा, कि पहले बिल्कुल बोनाफाइडीज के साथ, यानी कि अब अच्छी खुलूस नीयत के साथ पहले जो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुशावरत करेंगे। अगर किसी वजह से उनके दरमियान में डिसीजन नहीं हो सकता तो पार्लियामेंट्री कमेटी के आला तरीन मेंबरान जिनके दिल में सिर्फ हुब्बुल वतनी के अलावा कुछ नहीं है, वो आपस में मुशावरत करेंगे। और अगर वहाँ पे भी कोई बात ना हो सकी तो फिर इलेक्शन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इंडिपेंडेंट इदारा है, वो तमाम सियासी असर वसूख से बालातर होकर एक फैसला करेगा। सिस्टम इस तरह डिजाइन हुआ है। लेकिन हमने देखा कि और इस पूरे सिस्टम का जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर तहरीर शुदा है, इसका मकसद सिर्फ एक है कि इंतज़ामी उमूर इलेक्शन के दौरान जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसके इंतज़ामी उमूर किसी ऐसे शख्स को दिए जाएं जिसके ऊपर कोई भी उंगली ना उठा सके, ना आप, ना मैं, ना इमरान खान साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना रियासत, ना अदालत, कोई भी शख्स उस पर उंगली ना उठा सके। ये सबकी मुशावरत से बने ताकि जो इलेक्शन उनके नीचे ताबे करवाए जाएं उस पर सब लोगों को एतबार हो। इस वक्त मसला ये है कि सिस्टम तो हमने बना लिया, लेकिन उसमें जो नाम प्रपोज किए गए और जिन नामों को फेवर किया जा रहा है या इमेजिन किया जा रहा है कि ये नाम पॉसिबली आ जाएंगे, उन नामों के ऊपर बहुत सी बातें हम कर सकते हैं कि वो बड़े काबिल हैं, वो अच्छा इलेक्शन करवा सकते होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनका माजी पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। हमने देखा कि और मोहसिन नकवी साहब की सहाफ़त में बहुत अच्छी शोहरत है। आपने दूसरी तरफ देखा आहद चीमा साहब का नाम प्रपोज किया गया, इसी तरह पीटीआई की तरफ से नाम प्रपोज किए गए। अब अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि क्या आहद चीमा साहब किसी के ख्याल में इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो शख्स जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ को अक्यूज्ड थे कुछ केसेस में, आजकल उनके एडवाइजर लगे हुए हैं, अगर इलेक्शन कमीशन उनको रात को नॉमिनेट कर दे तो अदालत के पास जो मैटर जाएगा उसमें शायद प्रोसीजर की तो कोई गलती ना हो, क्योंकि प्रोसीजर यही लिखा हुआ है जो फॉलो हो रहा है आइन में, लेकिन सब्सटेंस पे सवाल हो सकता है कि जी हम ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट शख्स ये इलेक्शन करवाए ताकि किसी को कोई इसमें खलिश ना हो, और जो नाम दिए गए हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या जो नाम इलेक्शन कमीशन ने पिक किया है वो पैल्पेबली इंडिपेंडेंट नहीं है। अदील बड़ाई साहब के पास जाने से पहले हसन मुझे इजाजत दीजिए सादर रसूल साहब से सवाल करने के लिए। मुझे बस ये बता दें कि आपके जहन में भी आज एक कोई नाम ऐसा गर्दिश कर रहा है जो आप समझते हैं कि आज ये नाम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल को देखते हुए? मेरे ख्याल में सबकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हैं, मुझे सिर्फ मैं किसी के बारे में गैस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान नाम उसका पिक करें जिसके नीचे करवाए गए इलेक्शन पे लोगों को एतमाद हो। ये अगर पर्पस रख के वो जिस किसी को भी पिक करेंगे, आई एम श्योर कि बहुत अच्छी कारकर्दगी। आपके जाने बातें अदील बड़ाई साहब, आपके खबरें क्या हैं? आपके पास भी बड़ी तगड़ी खबरें होती हैं। कौन आज जो है बनने जा रहा है निगरान वजीर आला पंजाब? देखें, एक तो बड़ा मसला हो गया हमारे मुल्क में, अदालत लगने से पहले सोशल मीडिया पे अदालत लग जाती है, मीडिया पे अदालत लग जाती है, हम अपनी मर्जी के नामों पे एतराज़ करते हैं, जो हमें पसंद नहीं होता, जो हमें पसंद होता है हमारी ख्वाहिश होती है उससे मुतलिक बात करना शुरू हो जाते हैं। अब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा नहीं और अभी तक मुल्क में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे अदालतें लग के, मीडिया पे अदालतें लग के लोगों के नाम रिजेक्ट हो गए हैं, कोई बन गया है। पहली बात तो यह है कि वो आपकी जो कन्वर्सेशन हसन साहब से हो रही थी उसमें मुझे ऐसे तासुर मिला जैसे कोई इलेक्शन कमीशन का इजलास 4:30 बजे होना है, कोई 4:30 नहीं होना था, मुझे ऐसे लगा जो उस गुफ्तगू से। ये 6 बजे 6:30 बजे के करीब पहले दिन से डिसाइडेड था, यानी जब से ये मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर हुआ है, दुनिया न्यूज़ पे नाजरीन को ये बताया भी गया, तो इसमें कोई ताखीर नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अब से कुछ देर बाद जो बैठक होने जा रही है, चंद मिनट्स बाद, उसमें 4 नामों में से 4 के स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हैं। एक भी प्रोफाइल ऐसा नहीं है जिसको आप इनकॉम्पिटेंट कह सकें। ये सादिक और अमीन हमने जो बनाना शुरू कर दिया है ना, इनका आर्टिकल 62 और 63 सब पे लगाना शुरू कर दिया है। इवन जो साहब वो नसीर खान साहब को निकाला गया उसमें से, और वो दोहरी शरीयत वाला मामला था, उसमें भी 62 और 63 वाला जो मामला है
वो निगरान सेटअप के हवाले से आइन में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मामला ये है कि इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कि हमारा बंदा नहीं तो कोई भी नहीं, सिस्टम ही ठीक नहीं, हम ईवान में नहीं, ईवान ही जाली है। पीडीएम में बैठी जमातें जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, ये सारे इन असम्बलियों के इलेक्शन को जाली करार देते रहे, इस ईवान को जाली करार देते रहे। आज उनके लिए ये ईवान मुकदम है, आज पीटीआई बाहर है, उनके लिए ये असम्बली भी जाली है, उनके लिए ये सिस्टम भी जाली है, उनके लिए वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत अगर कोई बंदा आता है वो उसको मानेंगे ही नहीं। इस तरह मामलात नहीं चल सकते। चारों प्रोफाइल बड़े स्ट्रांग हैं। देखें, 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक शख्सियत ऐसी है जो जिनका एक बड़ा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोयर है, विजन है। चारों प्रोफाइल बड़े स्ट्रांग हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, इसमें मसला क्या है? 3 महीने के लिए तो केयरटेकर ने आना है, उस 3 महीने में उसके पास जी चारों के प्रोफाइल बड़े स्ट्रांग हैं। इस मामले को मैं समझता हूं कि हमारी सियासी क़यादत अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है। ये जो मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, इसी तरह ही कि अगर हमारा बंदा नहीं होगा हम मानेंगे नहीं, क्यास पैदा करते जाएं, मईशत बर्बाद करते जाएं, भुगतते जाएं, किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। क्या मसला हो जाएगा 3 महीने के लिए अगर कोई एक नाम आ भी जाता है? और निगरान वजीर आला के पास इख्तियार क्या होता है? क्या कर लिया नजम सेठी साहब ने? वो 35 पंक्चर तो जो इल्जाम लगाते थे उन्होंने बाद में तस्लीम कर लिया, ये बात ही झूठी थी। उसके बाद डॉक्टर हसन अस्करी साहब आए, अपोजिशन के वो आए, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 3 महीने उन्होंने सेटअप चलाना है। निगरान वजीर आला के पास ऐसी कौन सी पावर्स होती हैं कि निगरान वजीर आला जी इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा? वो तो पॉलिसी के फैसले कर ही नहीं सकता। जी साद रसूल साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी साद रसूल साहब। मैं अदील साहब के इस पैशनेट डिफेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कि इन्होंने बिल्कुल मुनासिब बात की है। पिछले चंद दिनों से भी ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम उंगली ना उठाएं, और बड़ी मुनासिब बात है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उस प्रोसेस के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल ये बात अदील साहब की दुरुस्त है कि एक प्रोसेस के थ्रू जी अदील साहब, आपके जज्बात ने मुझे कायल कर लिया इस बात के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन, मैं तो कल भी इस बात की तजवीज़ दे रहा था कि वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से हटें तो उन्हें चेयरमैन नाब भी लगा देना चाहिए। लेकिन मैं जो दूसरी बात अदील साहब कर रहे हैं उस पर इतना इतफाक नहीं रखता कि इलेक्शन के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मेयर स्टैम्प पोस्ट ऑफिस की तरह की चीज़ है। ये बात दुरुस्त है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग नहीं करते, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइमलाइन के अंदर शायद ये इंटरिम गवर्नमेंट बनने की तरफ जाए, शायद ये मजीद आगे कुछ सिस्टम चले, उसके अंदर पाकिस्तान को बड़ी दुश्वारियां हैं। हमने बजट प्रिपेयर करना है, IMF के कुछ फैसले होने हैं, हुकूमतों में जो लोग मौजूद होंगे उनको कम से कम इस तरह का होना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये चारों लोग जो प्रपोज किए गए हैं बड़े अच्छे हैं, दुरुस्त फरमाया आदिल साहब ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन को फैसला करते हुए इस बात को कम से कम ज़ेरे गौर रखना चाहिए कि ना सिर्फ कि इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं बल्कि मईशत के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले अगले 3-1 महीने के अंदर होने वाले हैं। लोग ऐसे हों जिनके फैसलों पे उंगलियां ना उठाई जा सकें। वही हल्फ की जो है उनको पासदारी करनी चाहिए जिस पर वो ओथ लेते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर जो इनको मैंडेट दिया जाता है या इनको जो टास्क दिए जाते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद अरसे में वो टास्क अचीव किए? ऐसे तो लगता है कि आप निगरान, आपको याद है हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में निगरान जो भी वज़ीर आला हो तो बाकायदा इंतखाबात हो जाते हैं। मैं तो एक तजवीज़ दूंगा कि जो धांधली होती है इस पर भी एक निगरान जो है वो मुकर्रर किया जाना चाहिए। निगरान जो है वो हेड मास्टर या जो भी जिसे कहा जा सकता है जो इस धांधली की आपकी तजवीज़ भी आ गई। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना कि बड़ा अहम टाइम पीरियड है निगरान हुकूमत का, कुछ ऐसी खबरें भी हैं पीडीएम हुकूमत की जानिब से सामने आ रही हैं कि जनाब शायद कोई इलेक्शन जो है थोड़ा मजीद आगे भी जा सकता है। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की खबरें भी आ रही हैं और हमें नून लीग की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 सूबों में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वतन वापस आएंगे। और कहा जा रहा है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से कि सिर्फ उन्हें जो है केसेस में माफ़ी नहीं बल्कि उनसे नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग कर उन्हें पाकिस्तान लाना होगा। वो मजीद क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं।
हसन, ये जो बात कर रहे हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब के, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर उन्हें पाकिस्तान लाना चाहिए, आप भी समझते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई? जो केसेस थे वो हमें तो सियासी दिखाई नहीं दिए, मामला तो अदालत में है। देखें, बुनियादी तौर पर ये मुस्लिम लीग नून जो है अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपनाने पर जोर देती दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ ये सामने रखेंगे कि हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो शुरू करना है। आज अगर आप देखें, जावेद लतीफ़ साहब चंद रोज कबल लंदन में मौजूद थे, मुलाकात करने से पहले इनके बयानात क्या थे? मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो मरियम नवाज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और आज उनके जब वो पाकिस्तान लैंड किए हैं, आने के बाद उनके बयानात देखे तो वो कुछ और जाहिर करते हैं। यानी वहां पर जो तैयारी की गई है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर अवाम में जाएंगे। आप अंदाजा करें ये किससे माफी की दरखास्त जो है वो कहते हैं कि वो दरखास्त करते हैं कि वो माफी मांगे। क्या अवाम से ये माफी नहीं मांगेंगे जिनको इनके खिलाफ जो केसेस बने थे, करप्शन के केसेस बने थे, मुबैना तौर पर लूट मार के केसेस बने थे, एफआईए को आपने ऑफिसर्स लगा के अपने मनपसंद तरीके से आपने वो केसेस खत्म कर दिए, आपने फिर उनको नवाजा। मैं तो ये कहता हूं कि अवाम से इनको माफी मांगनी चाहिए कि ये केसेस हमने किस तरीके से नैब तरमीम में जो है वो 386 अफराद के केसेस बंद कर दिए, उन पर बात करनी चाहिए। फिर दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे तो वहां पर कम से कम 50,000 अफराद मौजूद हों, और 500 बंदा तो आपको एमपीए देने को तैयार नहीं है। गुर्बत की जो है वो एक खौफनाक हद तक पोजीशन बनती दिखाई दे रही है, और हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे, और जमात हुक्मरान इनकी है, और ये कहते हैं हम बेहतर। आपको चंद दिन पहले याद होगा कि यहाँ पे लंगर खाने लगाए गए थे, उस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती थी। उस टाइम हम कहते थे कि ये कि बेहतरीन काम है, इज्जत से रोटी खाते हैं। आज जिल्लत से जो है वो आटा नहीं मिलता, अवाम जलील होती दिखाई दे रही है एक वक्त की रोटी खाने के लिए। तो ये कहते हैं तो ये किनके हालात पैदा किए हुए हैं? आज से 9 माह कबल की सिचुएशन देखें, 9 माह की बाद 9 माह वाली सिचुएशन देखें। दरअसल ये अवाम में आने के लिए एक प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं, इनका कोई अवाम से लेना देना नहीं है। जो आप खबरें दे रहे हैं, लेना देना सिर्फ और सिर्फ में जो आप हालात बता रहे हैं, इन हालात में आप समझते हैं कि 50,000 बंदा निकल आएगा बाहर? 50,000 क्या, मुझे याद है लिबर्टी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसा करना था, तो मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदेदार वहां पर नहीं पहुंचा। मैं खुद वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था। फिर उन्होंने सहारा लिया, जो तरीके इंसाफ से बागी थे उन्होंने कहा, और फिर मुझे यह भी पता है कि कहां से कितने कितने पैसे दे के बंदे लाए गए थे। तो ये तो सिचुएशन है। आज जिस तरह आप जबरदस्ती बंदे लेके आएंगे, महंगाई के मरे जो है, और फिर आपको पता है 50% इंडस्ट्री बंद हो गई। और मैं एक और चीज आपको बताऊं जो इंडस्ट्री से रिलेट करती है कि एक 5700 कंटेनर बंदरगाह पे मौजूद है, एससीज ना खुलने की वजह से नहीं आ रहा। एक कंटेनर 200 दुकानों को मटेरियल फराहम करता है। यूं अगर देखा जाए तो 11,40,000 दुकानें जो है वो मुतासिर होंगी, और 57 लाख अफराद बेरोजगार होंगे। 3.3 अरब 80 करोड़ रुपए का जो है मटेरियल वहां पर मौजूद है। तो ये जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये उनका इस्तेमाल करने जाएंगे, जो जिनको आपने आइंदा आने वाले दिनों में 800 मिलियन का मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, वो उनका इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। इम्पॉसिबल चीज है। अवाम को सिर्फ उनके अगेंस्ट एक मामला है, अवाम के मसाइल हल करना नहीं। उनका मामला है कि इमरान खान के अगेंस्ट जो है उन्होंने बयानियां अपनाना है, उनको सजा हो, कुछ हो, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनाना है। गरीबों का कोई नहीं सोच। ठीक है दिल बड़ाई साहब, जो बात हसन कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वो भी नहीं समझते कि लोग आएंगे, और उसके उन्होंने एक हमें वाकये का हवाला भी दिया, तो फिर हम ना ही समझे 27 को आना था, अब कुछ वजूहात की वजह से मरियम नवाज साहिबा 28 को आएंगी, फिर भी बंदा ना निकला, तो नून लीग क्या करेगी? और फिर ये जो बात कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से माफी मांगे, कौन उनसे माफी मांगे? क्या उनके साथ ज्यादती हुई? ऐसा क्या हुआ? उन्हें तो अदालत ने रिलीफ दिया, अदालत ने बाहर इलाज के लिए भेज दिया, वहां पर जाके माशाल्लाह वो रुबे सेहत भी हुए, अब उनकी वापस आने की खबरें भी आ रही हैं। क्या आप बताएं, आप क्या समझते हैं कौन कौन सी ज्यादतियां उनके साथ हुई हैं, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं? देखें जी, नून लीग जो बयानिया बनाने का इन्होंने फैसला किया है ना, वो 2017 के पाकिस्तान से इन्होंने बयानिया बनाने का फैसला किया है। ये बुनियादी तौर पे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को इन्होंने टारगेट करने का फैसला किया है। और ये सियासी जमातें बड़ी देखें ना कि अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाती हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लेकर, कोई भी जमात ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लेकर अवाम से वोट मांगते हैं, और उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट से ही मदद मांगते हैं।
एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ ना चले या वो कहे जी हमने एपॉलिटिकल रहना है, तो उसके बाद ये फिर उसी को ही निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो कभी न्यूट्रल को कुछ का लकब दे दिया जाता है, कभी कोई जमात जो है वो कहती है जी आप हमारे साथ नहीं चले। तो इनका अब बयानिया ये होगा कि 2017 के बाद मुल्क को किसने खराब किया, इन्होंने ये फैसला किया। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि ये उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के नाम ले लेकर जलसों में, पब्लिक गैदरिंग में ये जिम्मेदार ठहराएंगे और ये कह रहे हैं कि जो आज की सूरत हाल है इसका मुवाजना ये 2017 से किया जाए। ये सूरत हाल इमरान खान की पैदा की हुई है, ये है इनकी स्ट्रेटजी। दूसरा मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब देखें जेल जाने को किसी तौर पे तैयार नहीं है, लेकिन अभी तक चूंकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की डेट नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन आज फैसला करने जा रहा है कि ये खत लिखने जा रहा है गवर्नर्स को डेट के हवाले से, लेकिन उसमें भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या उसमें रुकावटें हैं इलेक्शन के रास्ते में। लेकिन जो नून लीग है इन्होंने ये फैसला किया है, शरीफ खानदान ने, कि अगर ये इलेक्शन की डेट आ जाती है, शेड्यूल आ जाता है, तो उसके बाद फिर मजबूरन मियां नवाज शरीफ को आना होगा, क्योंकि इस वक्त ये इस बात पे कायल हो चुके हैं कि नवाज शरीफ अगर नहीं आते तो इनकी जो सूरत हाल है ये बुरी तरह पिट जाएंगे पंजाब के अंदर। आने से पहले विफाक जो है उनकी भी कानूनी रुकावटें दूर कर लेगा। आप कह रहे हैं ना मजबूरन उन्हें आना पड़ेगा, तो अगर मजबूर होकर आए तो जिस चीज का उन्हें डर है वो भी हो सकता है। मजबूरी ये है कि चंद दिन के लिए सही जेल तो एक दफा जाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे इस्लामाबाद में आपको सब जेल बनानी पड़े। इस वक्त मसला क्या है, वैसे मैं ये जो इससे पहले भी बात हो रही थी कि इलेक्शन आगे ले जाने के हवाले से बता दीजिएगा दिल बड़ा साहब, मुझे इलेक्शन आगे ले जाने के हवाले से इलेक्शन आगे ले जाने के हवाले से चीजें अंडर कंसिडरेशन हैं, बिल्कुल हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन ही इस वक्त मुल्क को बहरान से निकालने की बड़ी वजह है। देखें इस वक्त फौरी तौर पर बड़े फैसले करने हैं, ये बड़े फैसले करने के लिए पीडीएम हुकूमत तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं अगर इलेक्शन वक्त में है तो हम ये फैसले क्यों करें, हम तो आउट हो जाएंगे, फिर इतनी महंगाई के बाद अवाम के पास कैसे जाएंगे। हमें गारंटी दी जाए कि 1 साल यानी आइन के आर्टिकल 232 की झैली शिक्षा के तहत ठीक है दिल बड़ा साहब इलेक्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं प्रोग्राम में आगे चलकर एक बंदा है पीडीएम में जो इलेक्शन अभी करवाना चाहता है। ठीक है, आपके पास भी खबर है हसन, आपके पास भी खबर है आदिल वड़ाई साहब भी इस पर बात करना चाह रहे हैं, तो इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर बात करते हैं। सादर रसूल साहब के पास मुझे जाने दीजिए। सादर रसूल साहब, आदिल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि मजबूरन ही सही नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना तो पड़ेगा। फिर माफी की भी बात हो रही है कि एक तरफ तो ना सिर्फ उन्हें जेल जाने से बचाना है, बल्कि जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब से माफी भी मांगी जानी चाहिए। कौन मांगे उनसे माफी? देखिए, मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ भाइयों से एग्री नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि जावेद लतीफ़ साहब की बात पे हमने सही तरह गौर नहीं किया। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जितना जुल्म नवाज शरीफ साहब के ऊपर हुआ है और अगर वो एक दफ़ा फिर से कुर्बानी मांगता है ये मुल्क उनसे, तो वो गुरेज नहीं करेंगे। और इतना जुल्म मैं जावेद लतीफ़ साहब से एग्री करता हूँ। बल्कि मैं आप सबको और हमारे जो बाकी सुनने वाले दोस्त यार हैं उन सब से कहता हूँ कि वो मेरे साथ इकट्ठे दुआ के लिए हाथ उठाएं कि ऐ अल्लाह इस मुल्क के गरीबों पे भी उसी तरह का जुल्म हो जिस तरह का नवाज शरीफ साहब के ऊपर हुआ है कि वो कुछ 1700 कनाल के घर में रहते हों, उनके लंदन के अंदर अपार्टमेंट्स हों, प्राइवेट जेट उन्हें यहाँ से जेल से निकाल के वहाँ लेके जाए, वहाँ पे वो यूरोप के टूर्स निकालें, अल्लाह करें और जब वज़ीर आज़म बनने का वक्त हो तो वापस आएँ। मैं जावेद लतीफ़ साहब से एग्री करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में बाकी पाकिस्तानियों के ऊपर भी इस तरह का जुल्म हो। अल्लाह करे कि बाकी जो गरीब लोग जिनको रोटी पानी नहीं मिल रहा वो भी एक एवनफील्ड का अपार्टमेंट लेके तो अपना आप इत्तेफाक करते हैं मियां जावेद लतीफ साहब की बात से। सादर रसूल साहब, आपसे कुछ कानूनी सवालात भी हैं, लेकिन एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर आपकी जाने बात है।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मुल्की सियासत इस वक्त इलेक्शन की ताख़ीर और तारीख के गिर्द घूम रही है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जल्द इलेक्शन हो, उन्हें लगता है कि इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। वहीं PDM के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि हो सकता है कि इलेक्शंस में 6 माह की ताख़ीर हो जाए। इसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो बज़ाहिर आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आती हैं, और यही वजह है कि वो सियासी रहनुमा जिनकी अपनी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, जिनकी जमातों के पास ये इख्तियार है कि वो आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि तसव्वुर नौ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल बताते हैं और मौजूदा सियासी माहौल में कौमी मुज़ाकरे की अहमियत को उजागर करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या बातें कर रहे हैं, आवाम को वो दिखाते हैं। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। सियासी रहनुमाओं के बदलते ख्यालात और बयानात क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या इनकी जमातें जो हैं ये भी समझते हैं कि आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई हैं, और इस प्लेटफॉर्म जिसकी अहमियत पर जोर दिया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म से आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, ये प्लेटफॉर्म एक अच्छी काविश है कि शुक्र है किसी ने सियासत से हटकर अवामी इशू पर बात करने की कोशिश तो की, लेकिन ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए आपको नज़र आ रहे थे, ये बुनियादी तौर पे अपनी पार्टियों के, यानी इनको अपनी अपनी पार्टियों में एक किस्म का इनको झुठलाया गया, इनकी कदर नहीं की गई, तो ये अपने अपने ग्रीवेंसेस लेकर इस सूरत में सामने आ गए। कुछ भी नहीं बनेगा, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, ये बड़ी सियासी जमातों को जो भी छोड़ता है, चाहे वो चौधरी निसार अली खान जैसा बड़ा सियासी कादी क्यों ना हो, तो क्या सूरत हाल रह जाती है, ये सब ने देख लिया है। इलेक्शन के हवाले से ये जो बात हो रही है, मैं इस पे ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी मैं बात करना चाहूँगा। देखें, इस वक्त 2 हल हैं। एक हल ये है, जिस तरह ये ग्रुप भी बात कर रहा है, कि मुल्क को इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है, हमें सियासत से बालातर होकर मिल बैठ के फैसले करने होंगे जिसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। किसी में ये बर्दाश्त ही नहीं है, ना इमरान खान साहब और ना दूसरा फरीक। दूसरा हल ये है कि हमें आने वाले चंद दिनों में बड़े फैसले करने हैं। PDM की हुकूमत और खास तौर पे नून लीग ये कह रही है कि हम ये क्यों मुसीबत अपने गले डालें, ये जो कड़वी गोली अवाम ने निगलनी है, ये हमारे सर क्यों आए। इस पे अगर ये फैसले नहीं करते तो खुदा न खास्ता बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वक्त फौरी तौर पर IMF में ना गए, बड़ा क्राइसिस, बड़ा फूड क्राइसिस आगे खड़ा हुआ है। यानी एक छोटी सी बात, एक अवामी बात कर रहे हैं कि एक फूड क्राइसिस और आगे जो बेपनाह मसाइल हैं वो इसके बाद जो हैं वो खड़े हुए हैं। हमारे जो जिस तरह हसन रजा भी बता रहे थे, कंटेनर जिस तरह वहां बंधे हुए हैं, बहुत बुरी सूरत हाल खुदा न खास्ता बन सकती है। इसमें अब ये कह रही हैं जमातें कि हमें इस बात का यकीन दिलाया जाए कि इलेक्शन वक्त से पहले तो बहुत दूर की बात, यानी इसके बारे में तो सोचे ही ना, इलेक्शन को आगे लेके किस तरह जाया जा सकता है। तो इलेक्शन को आगे ले जाने के हवाले से इस्लामाबाद में कुछ कानूनी दिमाग बैठ के आइन के आर्टिकल 232(6) पर बात करते सुनाई और दिखाई देते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि जब हंगामी हालत का ऐलान हो जाए तो नाफिजुल अमल हो जाए तो पार्लियामेंट बजरिया कानून साजी कौमी असम्बली की हिमायत में 1 साल तक तोसी कर सकती है। इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर ये फैसले हमने कर रहे हैं। अब दूसरा एक और बात, अच्छा, इकोनॉमिस्ट ने भी इस हवाले से रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है। इकोनॉमिस्ट ने अभी रिसेंटली ये आर्टिकल भी लिखा पाकिस्तान के हवाले से कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन इस मुल्क के मसाइल का फौरी हल है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन के बाद और क्यास इस मुल्क में बढ़ेगा और ज्यादा मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। अच्छा, इसकी बहुत सारी रीजन हैं। देखिए, अगर अब आपने अभी इलेक्शन में अगर फौरी भी जाना है तो आपको ये जो फैसले अभी चंद दिनों में करने हैं, ये आप फिर 5 महीने 6 महीने बाद कर रहे होंगे और उस वक्त तक पानी जो है पुलों से गुजर चुका होगा। इसलिए यहां पर कानूनी दिमाग बैठे ये चीजें निकाल रहे हैं कि किस तरह अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन तो ले जाए। राय अदील बड़ाई साहब, जो खबर आप दे रहे हैं उस पर सादर रसूल साहब से ले लेते हैं। सादर रसूल साहब, पहले भी इस पर आपसे बात हो चुकी है। आवाम को समझाने के लिए, उनकी आसानी के लिए एक बार फिर से हमें ये बता दीजिए, हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इस इलेक्शन की तारीख को मजीद आगे ले जाने के लिए। इससे पहले भी हमारे पैनलिस्ट ने हमें बताया कि हुकूमत के इरादे हैं कि इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हो जाए, और अब तो खुद PDM के तर्जुमान ये कह चुके हैं कि 6 माह हो सकता है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो।
देखिए, आईन पाकिस्तान हमारी जमहूरियत के अंदर एक सेफ्टी वाल्व बिल्ड करता है, यानी कि एक चोर दरवाज़ा सा बिल्ड करता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसीज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे रियासत के लिए ये मुमकिन ना हो इलेक्शन होल्ड करना, या इलेक्शन होल्ड करना एक ऐसे वक्त के ऊपर हो जब जंग लगी हो या कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी हो, जो कि इलेक्शन तो आप होल्ड कर लेंगे लेकिन रियासत बर्बाद हो जाएगी या मुल्क का बहुत सा नुकसान हो जाएगा इलेक्शन होल्ड करने से, ऐसी सिचुएशन के अंदर आइन जो है वो एक लिमिटेशन देता है कि चले आप इलेक्शन को थोड़ा सा आगे कर लें। लेकिन ये सियासी मकासद के लिए नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल मकासद के लिए हो सकता है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी इसी प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोग्राम में ही कि आइन के अंदर ये गुंजाइश तो मौजूद है कि इलेक्शन को आगे कर दिया जाए कुछ अर्सा, लेकिन उस गुंजाइश को एक्सरसाइज करने के लिए जिस तरह की इकोनॉमिक इमरजेंसी होनी चाहिए, या खुदा न खास्ता कोई जंग लग जाए या खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स इस तरह के हों, वो पाकिस्तान के लिए वो इतने ख़राब होंगे कि वो इमरजेंसी को जस्टिफाई कर सकें और इलेक्शन को आगे ले जाएं, ये किसी के फायदे में भी नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि ये किसी के फायदे में भी नहीं है, लेकिन हुकूमत की कोशिशें भी कर रही है। अदील वड़ाई साहब की खबर के मुताबिक। इसके साथ ही ब्रेक की जाने वाले हैं, वापस आते मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन, आपकी जानिब आएंगे। बातें तो हम ये सुन रहे हैं पीडीएम की जानिब से कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई एक जमात ऐसी है जो चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो। देखिए, बिल्कुल इसमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ जरदारी साहब, वो हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हो या कोशिश की जाए कि बजट से फौरी बाद जो है वो इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तर्ज पे जो है कोई फार्मूले पे ऐसा अमल दरामद किया जाए कि मुस्लिम लीग नून को किसी हद तक जो है वो सीटें मिल पाए, क्योंकि उनकी अपनी हद तक तैयारी बहुत ज़्यादा है। वो अभी मजीद जो उन्होंने फार्मूला तैयार किया है, ओवरऑल सिनारियो में देखें, शहबाज शरीफ साहब तो चाहेंगे कि 2024 क्या 25 में जाके इंतखाबात हो। नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि जब तक पोजीशन बेहतर नहीं हो जाती, जब तक वो खुद आ जाएंगे, जब तक ग्राउंड रियलिटीज पे उनको इत्तमाद नहीं हो जाता, उस वक्त तक इलेक्शन ना हो। आसिफ जरदारी साहब ये वो जमात है, ये वो पार्टी के एक शख्स है जो चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो, जिससे उनको फायदा पहुंचता नजर आ रहा है और होगा। और बिलावल भुट्टो साहब ने अभी आपने स्टेटमेंट भी सुनी, उन्होंने खुद कहा कि आइंदा अगर हमारी अक्सरियत आ गई तो आइंदा वो खुद वजीर आजम होंगे। और दूसरी तरफ पंजाब में तैयारियां की जा रही हैं कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी। ये उस वक्त होगा कि जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ खत्म करने में ये कामयाब हो जाएंगे। हाँ, एक तर्ज पे हो सकता है कि जब जहां पर बरादरीज़म है वहां से वोट ये तोड़कर अपनी तरफ ना ले आए। दूसरी तरफ ये जो तमाम जमातों में जो नुक्ता नजर पेश करने वाले ऐसे लीडरान होते हैं, ऐसे सीनियर क़यादत मौजूद होती है जिनका पार्टी में नुक्ता नजर सुनने को कोई तैयार नहीं होता, वो तमाम अफराद जो हैं वो आज इकट्ठे होते हुए सामने आ रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म जिसे हम ख्याल ग्रुप कहा जा सकता है, जो मुल्क की बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वाकई ग्राउंड रियलिटीज पे इतने खतरनाक बुरे हालात हो चुके हैं कि जो पार्टी के अंदर भी डिस्कशन नहीं की जाती। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जिन जमातों में पार्टी के अंदर जमहूरियत ना हो वो जमहूरियत की बात ना किया करें, वो जमहूरियत के साथ मजाक करते हैं। वो बात वो करें जो उनके मकासिद हैं, जो उनके मफादात हैं। आप मुल्क के मफादात को सामने रखते हुए अपने पार्टी के मफादात को इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई गलत चीज है। पार्टी के जो मफादात हैं, अब देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब पहले दिन से बात कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ क्या होगा? उनके सख्त दिन आने वाले हैं, उनको पार्टी से निकालने की जो है वो तो कह रहे हैं कि अगर निकालना है तो निकाल दे, अगर यहाँ से कहीं गया तो मैं घर ही जाऊंगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने कहबान।